बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर और विधानसभा उसी के सामने आज हम खड़े हैं। आज सुबह सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठी मैया, उनको सबने नमस्कार किया और 3 दिन का त्योहार जो इस बार सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी वानगी दिखाई दी, पूरे देश में झलक दिखाई दी, वो खत्म हुआ। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं और इसीलिए आज से हमने कोशिश की है कि अब जब तक चुनाव होते हैं हम यहीं से आपके लिए जो भी बिहार के चुनाव में लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार एक अलग तरीके के सुर बह रहे हैं, उन सब से रूबरू कराएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज जो डिबेट है ना भाई, वो बहुत अहम होने वाली है। एक तरफ तो जननायक असली कौन है, नकली कौन है, इसको लेकर बिहार के इस चुनाव में जमकर बहस हो रही है, जमकर तूल पकड़ रहा है ये मामला। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड आने का मामला आ गया है आज सुबह सुबह। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद में महागठबंधन का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र रिलीज होने वाला है। उन सब के बीच ये भी तो खोज मची हुई है ना कि इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना बड़ा दिन है गठबंधन के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए, लेकिन भैया राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी दिल्ली में छठ की बधाई दे रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, लेकिन बिहार अभी तक क्यों नहीं आए हैं? हालांकि खबरें हैं कि कल से वो बिहार आएंगे, लेकिन आज जब महागठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज होगा उसमें तेजस्वी यादव दिखेंगे, तमाम गठबंधन के साथी दिखेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं दिखेंगे, तो उनकी खोज जारी है। आज ये तमाम मुद्दे हैं जो कि बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार के गर्भ में होश संभाला, जिसका पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है, वो भी परिवर्तन की बात कर रहा है। आपके परिवार के 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री बन के रह गए, उनको तो आज तक ये उपाधि दी नहीं गई क्योंकि जंगल राज उनके साथ जुड़ गया था। उपाधि मिली तो जंगल राज की उनको मिली। आपने क्या ऐसे कर्म किए भैया कि आपको जननायक की आपको उपाधि दी जाएगी? कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है, अपने बलबूते पे करके दिखाएं। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के वक्त जो है, मतदाता पुनरीक्षण के वक्त अपने नाम के पीछे जननायक लगाने का प्रयास किया कि जननायक राहुल गांधी, जननायक तेजस्वी यादव, और चले थे वोट चोरी का मामला लेकर के, और बाद में उन्होंने जननायक की उपाधि का चोरी कर लिया। अरे कौन सा घोषणा पत्र, मरल पत्र वो लोग अपना घोषित करेंगे? आसमान से चांद, तारे, हिमालय सबको जमीन पे ले आएंगे उठा के। नवमी फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में है, कंफ्यूजन। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका भविष्य क्या है। मैं बताता हूँ, पक्का तिहाड़ जेल। 2029 में बड़े अदब से कहता हूं बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार आएगी और हम ऐसे जितने कानून आपने बनाए हैं, वो वक्फ का कानून हो, 3 तलाक का हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, उन तमाम कानूनों को पार्लियामेंट के जरिए ही खत्म कर देंगे। चूंकि ये सारे कानून
मुस्लिम दुश्मनी पे आपने बनाए हैं और देश को तोड़ने के लिए बनाए हैं। बिहार में अगर सही नहीं हुआ तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को डूब के मर जाना चाहिए। डूब के इसलिए मर जाना चाहिए कि 65 लाख लोगों का नाम निकला और जाते जाते ये 89 लाख लोगों को और निकालने की, लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट एक भी नहीं दिए। इससे साफ पता चलता है कि एसआईआर ने अपना काम किया और आगे भी काम करेगा। तो वोट चोरी का मुद्दा तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में अब चला गया है। हालांकि राहुल गांधी ने इतने दिन लगाकर वोट चोरी ये मुद्दा बनाया, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो एक तरीके से नकार ही दिया है। दूसरी तरफ जननायक वर्सेस असली नायक कौन है, ये मुद्दा भी अब है। चलिए जरा मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मयंक मौली जी मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ निखिल जैन मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और रुझान रखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, और साथ ही डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी है जेडीयू की तरफ से। लेकिन शुरुआत में प्रमोद सिन्हा जी आप ही से करूंगी। ये नायक कौन है और जननायक कौन है, आज इसका फैसला कर ही लेते हैं, क्योंकि जनता बड़ी कंफ्यूज हो रही है और पूछ भी रही है कि भाई हमारे लिए तो एक ही नायक है ना, कर्पूरी ठाकुर जी। तो ये नायक और जननायक के स्लोगन्स क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि बिहार में जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हैं, और जब आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का विचार को लेकर के जो उनकी जो नीतियां थी, उनके सिद्धांत थे, समाज के लिए उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे और समाज को व्यवस्थित ढंग से जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग थे उनके बेहतरी के लिए जो उन्होंने काम किए थे और उनकी विचारधारा पर जो आगे बढ़ करके चलने का काम करते हैं, वो उनके विचारों का वाहक होते हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जननायक हैं, ये सर्वमान विदित है, इसमें कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी है क्या फिर मयंक जी? पता ही चल गया फिर तो नायक नहीं जननायक हूँ मैं, वो वाला एंगल चल रहा है। राहुल गांधी जननायक है और क्या तेजस्वी यादव नायक हैं? अब पिक्चर तो बाकी है ना अभी। अब देखिए, अब आपने कहा तो उस गाने में मैं जोड़ दूं कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं वाला व्यवहार कौन है खलनायक? अब पूरी बिहार की जनता जानती है कौन है खलनायक। ये जो ऐतिहासिक जगह हम खड़े हैं यहाँ पे, इस विधानसभा ने देखा है कि कैसे कहिए कि गाय पशुओं का चारा खाया गया, कैसे यहाँ पे इस दौर ने यहाँ इमरजेंसी का दौर भी देखा। और रही बात जो अभी कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हथियाने की जो कहिए कि एक नई कोशिश जो हम देख पा रहे हैं, आप अगर मैम देखेंगी तो अभी फिलहाल लालू परिवार में तो स्वयं सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। वहाँ विरोधाभास ऐसा है कि अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को औरंगजेब स्थापित कर रखा है और लालू जी को शाहजहाँ बना के बस एक व्हील चेयर पर कैद कर रखा है, और अपने राजनीतिक भाई बहनों का जो राजनीतिक करियर है उसको एक तरीके से समाप्त कर दिया है। तो एक औरंगजेब की राह पे निकल चुके हैं। तो अगर कर्पूरी ठाकुर जी का कहिए अगर वो जननायक वाला ओहदा अगर हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कहिए ओवर एम्बिशियस वाले ख्याल हैं, बट बिहार की जनता सारी चीजें देख रही है। वैसे मैं आगे बढ़ूं, लेकिन प्रमोद जी, ये लालू जी को इतना पीछे क्यों धकेल दिया है इस पूरे चुनाव में? उनका चेहरा कहीं सामने ही नहीं आ रहा है। देखिए, लालू जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे विचारों में बसते हैं। अरे सर, चुनाव में तो चेहरा भी चाहिए ना। सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो सुन लीजिए। और उनके विचारधारा पर चलते हुए भी जो उनके द्वारा जो सामाजिक न्याय किया गया, बिहार में जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग थे उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास करने का काम किया, गरीब वंचित शोषित अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने स्वर देने का काम किया, उनको हक और अधिकार देने का काम किया, उसी सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आर्थिक न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हम बिहार में आर्थिक न्याय देने का काम करेंगे। और मैं एक बात साफ और स्पष्ट रूप से बतला देना चाहता हूं कि बिहार परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ चुका है। बिहार में परिवर्तन तो इसका मतलब इस सरकार ने किया, आपकी तो सरकार ही नहीं है, तो परिवर्तन कौन कर रहा है? परिवर्तन की राह पर बिहार आगे बढ़ गया है। बिहार में परिवर्तन होना तय है। जो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको अपना। लालू जी कहाँ है सर, वो तो बताओ।
मैं तो बतलाया कि उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए तो हम लोग सब काम कर रहे हैं। बिहार का एक एक जो युवा नौजवान है, जो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो हैं, उनके विचारों को लेकर कहीं तो आगे चल रहे हैं। चूंकि उनकी देखिए अस्वस्थता को लेकर के दूसरे लोग भले जो सवाल उठाने का काम करें, लेकिन हम समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की मौजूदगी ही एनडीए के लिए जो है कोहराम मचाने वाला है। मच गया क्या कोहराम? बताइए न्योरा जी, क्या कोहराम मचा हुआ है? लालू जी दिल में है और अगर वो अस्वस्थ है तो भाई वो उनकी पार्टी का मामला है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोहराम मचेगा? ये जरूर है कि सत्ता में आने की बात तेजस्वी करते हैं तो बिहार में कोहराम मचता है। क्योंकि आपने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा किया है, अब मुझको सौभाग्य मिला है उनके साथ काम करने का। तो जो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा थे, उस विचारधारा से अलग लालू यादव ने अपनी विचारधारा थोपने का काम बिहार में किया था। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। जब ये मुख्यमंत्री थे और मंडल कमीशन लागू हुआ तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर 78 में जो मुंगेरी लाल कमीशन के द्वारा आरक्षण लागू किए गए, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों को विभाजित करके हक दिया गया, मंडल कमीशन लागू होने के बाद लालू यादव उसको समाप्त करना चाहते थे। यानी कर्पूरी ठाकुर के जो विचारधारा था उसको समाप्त करना चाहते थे। यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते, विरोध नहीं किए होते, तो शायद लालू यादव उस विचारधारा को वहीं समाप्त किए। सर तो आप भी तो कुछ दिनों के लिए साथ साथ गलबैयां ठाले थे ना? नहीं, साथ जरूर हम रहे, लेकिन जनता को यकीन दिलाए और जो हमारे सिद्धांत, हमारे नेता का विचारधारा था, उसी विचारधारा को हम लागू किया, किसी दूसरे के विचारधारा को लागू नहीं किया। क्विक रिएक्शन दीजिए जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को 12% आरक्षण देने का काम किया था। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसको बढ़ा के 14% करने का काम किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने 18% करने का काम किया। और अभी वर्तमान में जब तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन में शामिल थे, उन्होंने उसको 25% तक ले जाने का काम किया। और ये लोग जो चूंकि 9वीं अनुसूची में हम लोग शामिल करने की बात लगातार कहते थे, इन लोगों ने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि जो वंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए हम लोगों ने प्रयास करके जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया था, वो इन लोगों ने उसको चोरी करने का काम किया, उसको खाने का काम किया। उनको वंचित समाज को आरक्षण का दायरा जीत क्यों रहे लगातार? अरे भैया 20 साल से क्यों जीत रहे हैं? कहाँ इतने पिछड़ों, इतने वंचितों के खिलाफ? एक बात बताइए, जीत रहे हैं ये जो आप बात बोल रहे हैं, 0.03% के मार्जिन से 2020 में हमारी सरकार नहीं बन पाई, या कह लीजिए कि शासनादेश के बल पर इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी, 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी, 2024 में लोक मत प्रतिशत के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी। निखिल जैन, सारी बातें एक तरफ, गायब राहुल गांधी एक तरफ, मतलब तेजस्वी को अकेला छोड़ दिया आज के दिन भी। महागठबंधन का मैनिफेस्टो ना राहुल गांधी है ना कोई और। देखिए, इंडिया अलायंस के लिए सबसे पहले एक चीज कही गई थी कि जिस भी राज्य में जो पार्टी बड़ी है वही अगुवाई करेगी, और यहाँ पर आरजेडी बड़ी है, तेजस्वी यादव अगुवाई करेंगे। मुद्दा ये है, तय है, कर ही रहे हैं। राहुल गांधी साथ में नहीं आएंगे? किसने बोला राहुल गांधी साथ में नहीं आएंगे? राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, मुकुल साहनी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, 1300 किलोमीटर वो बिहार में चले, बिहार की जनता की आवाज उठाई। किस तरीके से चुनाव आयोग 70 लाख लोगों के, इतने लाखों बिहार के लोगों के वोट काटने की कोशिश कर रहा था, अपना ही खुद का दिया हुआ एपिक कार्ड नहीं माना। वोट चोरी को आज वोट चोरी को तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से खत्म कर दिया कि वो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी ने या आरजेडी ने किसी तरीके से खत्म नहीं करा है। अगर वो साथ में 1300 किलोमीटर की यात्रा में साथ थे, राहुल जी के सारथी बनकर तेजस्वी यादव चले, तो उनका भी यही मत है कि चुनाव आयोग धांधलीबाजी, घपलेबाजी कर रहा है। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाएगा, अब जो उन्होंने धांधली करनी थी कर चुके। फाइनल मतदाता सूची तो बन चुकी है ना, मतलब ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। नहीं, ईवीएम बात नहीं, रीमा जी, बात यह है कि जिस तरीके से मेरे आरजेडी के मित्र ने बताया कि शासन के बल पे डीएम आपका, एसडीएम आपका, डिविजनल कमिश्नर आपका, ये तो हर स्टेट में है ना, फिर हर स्टेट में ये बात तो कर्नाटक में, तेलंगाना में, सब जगह वैसे ही तो जीतते चले जाते हैं। इनके साथ एक और चीज है, इनके पास चुनाव आयोग भी अपना है। चलिए मयंक जी जवाब दीजिए भाई इस बात का।
देखिए, मतलब हास्यास्पद बयान मुझे लगा हमारे कांग्रेस के साथी का। अब इनके सहयोगी दल ने कथित तौर पे जो बिहार में इनका सबसे बड़ा अलायंस पार्टी है उसने तक मामला गिव अप कर दिया, क्योंकि पता है कि वो जो सो कॉल्ड एक भूत बनाने की कोशिश की गई थी जो SIR के मुद्दे पे बगैर, अब उस भूत ने दम तोड़ दिया है। राजद के साथी की बात जो आपने उनसे पूछी थी, उन्होंने आपको शायद नहीं बताया कि लालू जी जो हैं वो दिल में हैं मगर पोस्टरों से गायब हैं। हाँ, वो अस्वस्थ है, उन्होंने कहा वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं जा पा रहे। उसके पीछे उन्होंने बाकी उपमा अलंकार लगाने थोड़े भूल गए थे। लालू प्रसाद यादव जी एक पंजीकृत चारा चोर अपराधी हैं जो ना तो विचाराधीन नहीं बाकायदा सजा याफ्ता हैं, घर में अपनी कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। और आगामी 10 तारीख को ये मैं बताऊं, गांधी परिवार के बाद इकलौता परिवार है जिसको आप देखेंगे जैसे शादी ब्याह में न्योते आते हैं ना कि सपरिवार पधारें, ये ऐसा परिवार है जो सपरिवार ED CBI और तमाम जांच एजेंसियों के आगे अपनी गुहार लगाने जाते हैं। और 10 तारीख को फिर वही इनका नौबत आने वाली है। तो दीदी जी, जीजा जी, मम्मी जी, पापा जी, सारे जितने भी जी हैं, इन सब की कहिए कि राजनीति जो है वो हम सब ने देख रखी है, भ्रष्टाचार पोषित राजनीति हमेशा से रही है। और द वेरी कोर ऑफ द DNA इज करप्शन, जो सारे लोग देख पा रहे हैं। और उसका एक मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, खाली अगर जिस लैंड फॉर जॉब में अभी आगामी होना है, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है मैम वो है 1.01 CR वर्ग फुट जो आता है उसमें, और उसमें लालू प्रसाद यादव जी के पास, परिवार के पास जो है वो 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन, 26 लाख रुपए में महज अपने परिवार, यानी ये मुद्दा है क्यों नहीं है मैम? करप्शन मुद्दा है, बिल्कुल है, करप्शन मुद्दा है, करप्शन तो है ही मुद्दा। देखिए, इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहने का बहुत सारा काम किया। 2014 से जब से इनकी सरकार बनी है 95% केसेस जो है विपक्ष के नेताओं पर किया जाता है। मतलब झूठे केस है? नहीं, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। मैम, मैं आ जाए चारा वाला केस झूठा है? मैम, राहुल गांधी जी ने उनको जेल भेजा है। पूरी बात सुन लीजिए। मयंक मौली जी थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे तेज आवाज में हमको बोलने आता है। तेज नहीं, आप ही की आवाज। हाँ, लेकिन आप चिंता मत करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जब इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 33 घोटाला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे लगाने का काम करते हैं, सृजन घोटाला, दवा घोटाला, टेंडर घोटाला, NRHM घोटाला, गर्भाशय घोटाला, शौचालय घोटाला, 33 घोटाला नाम लेके उन्होंने गिनाने का काम किया। लेकिन जब पलट के चले गए सब कुछ साफ हो गया। पूरे देश में एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन नेताओं पर भ्रष्टाचारी कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थकते नहीं थे। तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करोगे भ्रष्टाचार पे? हमारे नेता ने कहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो, तेजस्वी टॉलरेट करने वाला नहीं है। नहीं करेंगे टॉलरेट, टॉलरेट नहीं होगा, छवि बदल गई। मुझको हंसी आती है कि तेजस्वी 27 केसों में आरोपी हैं और आर्थिक आरोपी भी हैं, और वह व्यक्ति कहे कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, तो हंसी का पात्र बनते हैं ना। कभी भी तेजस्वी यादव को कभी भी तेजस्वी यादव को कभी भी तेजस्वी यादव को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। जरा वोट के तो आप इसका मतलब 90 से 2005 तक वोट के आधार पर आप नहीं रहे सरकार में। अरे भाई, सच्चाई आप लोगों की आंख में चुभने लगा जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, और 1995 में उससे भी ज्यादा बहुमत से जब सरकार बनी तब। अरे सर, अब आप सबके बीच में बोल रहे हो, देखो अब वो बोल रहे थे तो आपने चुप कराया, अब उनकी बारी है। फैलाने की आदत है, डिबेट में ना फैलाएं। 90 में जब मुख्यमंत्री बने तो मुझको याद है, मैं तो सारा व्यवस्था मैं ही किया था। जहाँ चुनाव होने वाले नहीं, सुनिए ना, चुनाव होने वाले थे। जब मैं लौटकर आया, हमारा मोहल्ला है पुनाईचक, यादवों का मोहल्ला है, तो मैंने कहा कि लालू जी मुख्यमंत्री हो गए, तो लोगों का यही टिप्पणी था कि तब बिहार गेलऊ। यानी जितना बैड ओपिनियन लालू यादव के प्रति जातियों का भी था, तो सुनिए ना, सरकार बनती गई। भाई बोलिए ना। जातियों का जो ओपिनियन था, यदि मंडल कमीशन नहीं आता और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लालू यादव नहीं किए होते तो शायद 5 वर्ष भी लालू यादव नहीं टिक पाते। यह लालू फैक्टर है या नहीं है चुनाव? बिल्कुल नहीं है। लालू फैक्टर है और न तेजस्वी फैक्टर है। राहुल? नहीं, राहुल फैक्टर बिहार में है, एक ही फैक्टर है, नीतीश फैक्टर। ओनली नीतीश फैक्टर, राहुल तो कहीं है ही नहीं फ्रेम में।
उन्हें ऐसा लगता होगा, पहले तो आपने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या कोहराम मचा हुआ है, पहले उनसे ये पूछिए जदयू में क्या कोहराम मचा हुआ है। रोज तो खबरें निकल के आती हैं किस तरीके से नीतीश जी संजय झा को और अपने बाकी नेताओं को झाड़ते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, पार्टी बर्बाद करके ही मानोगे क्या। ये कहाँ पे आया है? ये तो बहुत जगह है, कन्हैया बेलारी जी ने बोला है, संतोष सिंह जी ने बोला है, जितने भाई छपा है, आपने सुना है? बिल्कुल, आप ललन टॉप का पॉडकास्ट देखिए, आप उनके वेरियस यूट्यूब पॉडकास्ट के जरिए आजकल बिहार की राजनीति चल रही है। बिल्कुल चल रही है। जब बिहार के सबसे बड़े पत्रकार पॉडकास्ट पे अपने विचार रख रहे हैं, जब उनको लाखों लोग बिहार की जनता, ये वैसे एक अच्छी बात है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बोले वो देश का सबसे बड़ा पत्रकार हो जाता है, और जो रियलिटी दिखा है वो देश का सबसे छोटा पत्रकार हो जाता है। और नहीं, आप सबसे बड़े पत्रकार की परिभाषा आप कैसे तय कर लेते हो? रीमा जी, जिसकी रीच सबसे ज्यादा है, जिसको लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं, जिसका एक इतिहास है, जिसने बड़े घोटाले अनर्थ करे हों, वैसे ही लोगों को आप बड़े पत्रकार मानेंगे। और आपके दर्शक जाके देख सकते हैं कि संतोष सिंह जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं और जो कन्हैया बेलारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की तारीफ ही करते हैं, बल्कि ज्यादातर तो कांग्रेस की आलोचना करते हैं। लेकिन फर्क इतना है, उसके साथ साथ वो जदयू और बीजेपी और आरजेडी सबकी आलोचना करते हैं, जो पत्रकार का धर्म है। कुछ पत्रकार अब ऑथेंटिक समाचार किसको मानिएगा? यदि कोई समाचार हो, आप वहां मौजूद हैं, आपके सामने कोई घटना घटी है, उसको ऑथेंटिक कहेंगे। लेकिन कोई सूत्रों और कयास के आधार पर समाचार बोले, उसको मैं नहीं मानता हूं। कहते हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख करके बोर्ड आयोग का गठन किया गया है, ये तो ऑफिशियल उनका बयान है। तो बताइए, बिहार में जो है इन लोगों ने आरएसएस कोटा भी निर्धारित करने का काम किया, तो माननीय आरएसएस कोटा क्या है? निर्धारित करने का काम क्या है आरएसएस? जमाई आयोग इन लोगों ने बनाया है ना, तो तमाम जमाई को कोटा जो आयोग में, जो आरजेडी में पूरे परिवार को टिकट दिए जाते हैं, वो किस कोटे में? तो अभी 143 सीट हम लोगों ने देने का काम किया है। मैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 1 सीट पे लड़ रहे हैं। ये समझने की बात है ना, इनका जो एक नैरेटिव चलाने का जो है ना कि परिवारवाद तो पहले इन लोगों को अपने भीतर देखने का जरूरत है ना। जीतन राम मांझी जी का परिवारवाद, 6 टिकट मिला, 4 अपने रिश्तेदार में बांट दिए। चिराग पासवान जी को देख लीजिए, तो इन लोगों का परिवारवाद, इनको परिवारवाद नहीं दिखता है। अभी जो कैबिनेट में मंत्री हैं, सम्राट चौधरी कौन है, विजय चौधरी कौन है, गिनिएगा तो अंगुली कम पड़ जाएगी। आपके जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं वो परिवारवाद। जी बताइए, ये परिवारवाद का क्या मुद्दा है? ये परिवारवाद किसका परिवारवाद है जो फल फूल रहा है? अब देखिए, घोर परिवारवाद वाला व्यक्ति अगर ये कहे दूसरे के ऊपर, परिवारवाद की डेफिनेशन प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले क्लियर किया था। आप डिबेट में यहाँ देखिए, जंगल राज फैलाने यहाँ भी आ गए। यहाँ जंगल राज ना फैलाइए, बोलने दीजिए भाई। ऐसे भी गला दबाने की आदत रही है आप लोगों की। किसका गला दबाया? जनता का। जनता के इनके कार्यकाल में आपने देखा होगा, आप शायद इस समय आप खड़ी होकर के आप डिबेट नहीं करा पा रही होती। ये तो मुझे पता है पहले, और अब मैं भैया शाम 6 बजे के बाद आपको घर जाना पड़ेगा। इसी विधानसभा परिसर में इस प्रकार का ही डिबेट होता था। कितने बजे? हाँ, 8 बजे 9 बजे तो मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। पता नहीं कैसे उनको छोड़ देते होंगे ना, उसी गैंग के थे, उनको छोड़ देते होंगे, उनको छोड़ देते होंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो कही, अभी जो कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के बगल में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस साथी से, क्या राहुल गांधी जी बाहर कुर्सी लगा के बातें सुन रहे थे क्या? कानाफूसी क्या हो रही है, क्या किसको डांट पड़ रही है, किसको क्या? और राहुल गांधी जी कहाँ से काम कर रहे हैं? कोलंबिया से, बैंकॉक से, या थाईलैंड से? क्या बिहार में गठबंधन की सीटें फाइनल होंगी, या यहाँ पे कैसे चुनाव लड़ेंगे? अभी तक मैनिफेस्टो को लेकर के कई सिर्फ फुटबॉल है, और यहाँ पहली बार ऐसा हमने देखा है कि महागठबंधन कथित तौर पे है। फिर देखिए जंगल राज फैलाने आ गया। अरे सच्चाई सुनते, मुझे पता है दर्द होगा आपको, सुन लीजिए सर। तो सीन ये है कि नॉमिनेशन फाइल हो जाने के बाद तक, और अभी भी ये कथित तौर पे एक फ्रेंडली फाइट का बड़ा एक जुमला छोड़ा गया था कि ये फ्रेंडली फाइट हो रही है। अच्छा, फ्रेंडली फाइट में मैं ज्यादा टेंशन उन 11 सीटों को लेके हो रही है तेजस्वी के। अब जैसे आप कह रहे हो ना, खबरें आ रही हैं पॉडकास्ट में, उसी पॉडकास्ट में ये भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के पसीने छूट रहे हैं 11 सीटों को लेके। कोई पसीने नहीं छूट रहे। फ्रेंडली वो पॉडकास्ट गलत है, आपका वाला सही है? मैं तो नहीं कह रहा कि गलत है, जिसको जनता को जो देखना है, जो मानना है, वो उस हिसाब से मानेंगे। बट बात यह है कि आप 5 मिनट पहले कह रहे थे पॉडकास्ट की खबरों पे रिलाय मत करिए, अब आप उन्हीं पॉडकास्ट का हवाला देके खबरों की जिक्र कर रहे हैं। तो अब आपके दर्शक देखेंगे कि क्या दोनों को मानना है, क्या एक बात को मानना है? राहुल गांधी जननायक है। देखिए, जननायक कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे। पिछड़ों की, वंचितों की आवाज उठाई, बिहार में उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। वही काम आज की तारीख में राहुल गांधी देश भर में कर रहे हैं।
इसका पदवी चोरी कर ली, मतलब पद की कोई चोरी नहीं होती। नेल्सन मंडेला को भी गांधी ऑफ अफ्रीका कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी से भारत में तो एक ही जननायक हुए ना, कर्पूरी ठाकुर, या राहुल गांधी भी हो गए। अगर राहुल गांधी जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही पद पे चल रहे हैं, अगर वो भी पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की आवाज उठा रहे हैं और सबसे मुखरता से उठा रहे हैं, इस सरकार के विरोध में जाके उठा रहे हैं, मीडिया के विरोध में जाके उठा रहे हैं, सारे तंत्र के विरोध में जाके उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता और देश की जनता उन्हें जननायक की उपाधि देगी। राहुल गांधी खुद को नहीं कह रहे कि मैं जननायक हूं। जनता कह रही है राहुल गांधी को जननायक। नहीं आती खबरें क्या? आप ये बताइए कि अगर कोई कह ही नहीं रहा तो ये आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? की जनता जननायक राहुल गांधी को मान रही है क्या? बताइए निहोरा जी, बताइए। हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक है। अब आप बताइए, बिहार की जनता किसको जननायक मान रही है? जो व्यक्ति जमानत पर हो कोर्ट से और वो अभी अपने आप को जननायक मानना शुरू कर दे, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और राहुल गांधी जी अब तो वही किस्सा हम लोग के जेल में है तो इसलिए जननायक या नेता नहीं हो सकते। कौन सा नेता है जो जेल में नहीं गया? अमित शाह तो तड़ी पार थे इतने टाइम, बाद में उन्हें जमानत पे भी थे, जड़ी पार भी थे। अमित शाह को कोई महात्मा गांधी नहीं बोल रहा, आप राहुल गांधी को महात्मा गांधी बोल। नरेंद्र मोदी के तो मंदिर बनते रहते हैं। अरे भाई, आप बोल रहे हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी क्या है, क्या किया उन्होंने वंचितों के लिए? नेता प्रतिपक्ष हैं। बताइए भाई, जननायक बोल रही है कि बिहार की जनता उनको? हम लोग की तरफ कहावत है कि एक चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए, जेल जा रहा था तो लोग हंसने लगा देख करके। चोर कहा कि हंसते क्या हो, गांधी जी जेल नहीं गए थे? तो यही कहावत है कांग्रेस का। अरे भाई, आप चार्जशीटेड हैं, जमानत पर हैं और ये कह रहे हैं कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर से अपने आप को तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हमको बात समझ में नहीं आती है। जहाँ तक पिछड़ी जाति की बात करते हैं कि राहुल गांधी उठाते हैं, तो मैं इसी कांग्रेस के बारे में कहता हूँ कि ये 55-60 साल तक केंद्रीय सेवाओं में पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं दिया? लाखों लाख पिछड़े के लोग वंचित हो गए केंद्रीय सेवाओं में जाने के लिए। ये दोषी कौन है? जरा दोषी कौन है? अभी पहले रुकिए प्रमोद जी, पहले आप ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को जननायक डिक्लेयर करने के लिए? आपके लिए जननायक कौन है भैया, बताइए। मैंने तो पहले ही कहा कि जननायक के विचारों पर चल करके जो समाज में जो अंतिम पंक्ति पे लोग खड़े हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जिनके बारे में जननायक सोचा करते थे, उनके विचारों, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग उनके विचारों को आत्मसात करके जो आगे चल रहे हैं, तो जननायक तो हमारे नेता ने भी कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। बस निखिल, आपके खुद के एलआई क्या बोल रहे हैं? जननायक एक है कर्पूरी ठाकुर, राहुल गांधी नहीं है जननायक। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने कब बोला वो जननायक है? राहुल गांधी अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद पे चल के पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की बात करेंगे तो कुछ लोग उन्हें जननायक कहेंगे। कुछ लोग सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, यही है ना, या देश की जनता? तो ये देश की जनता नहीं है, और देश की जनता नहीं है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और विपक्ष के साथी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या देश की जनता नहीं होते? क्या किसी भी पार्टी के? आपको लग रहा है लॉजिकल जवाब? आपको ये लग रहा है कि हम इतनी देर से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जननायक कहना चाहिए? क्योंकि सुबह से कांग्रेस पार्टी की पूरी टाइमलाइन पर कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी टाइमलाइन सोशल मीडिया भरी पड़ी है सिर्फ राहुल गांधी को जननायक डिक्लेयर करने में। बोलिए मयंक जी। एक छोटी सी बात, राहुल गांधी को आप जननायक बोलिए, खलनायक। हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। मयंक जी, क्विक रिएक्शन जल्दी से। ओके हाँ ठीक है, मैं यही चाहती हूँ हम इसी मुद्दे पर बात करें। कांग्रेस पार्टी क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती? कांग्रेस पार्टी उनकी टाइमलाइन पर एक ही बात है।
कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस तो अपना मैनिफेस्टो आज जाहिर करने वाले हैं, वो तो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बता चुके हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या है? सिर्फ राहुल गांधी को जननायक डिक्लेयर करना। मयंक जी जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक लेना। जिसके निराकरण के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 20 माह में परिवर्तन दिखने लगेगा और 5 साल में बिहार को हम विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम करेंगे। इन लोगों ने तो बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया है, मेघा शक्ति का पलायन, श्रम शक्ति का पलायन, किस प्रकार का राज्य इन्होंने स्थापित करने का काम किया है। टूरिज्म किया इन्होंने, ये आए उनके घर गए, बाकायदा अलग से उनके खाने की व्यवस्था हुई, अलग से उनका शौच का व्यवस्था हुआ, रात गुजारी उन्होंने। अब बड़े प्रयास से बोला कि मैं आपको टिकट दूंगा, ठीक है। दिल्ली बुलाया, 4 दिन तक वो व्यक्ति राहुल गांधी जी के गेट पर कहिए ठोकरे खाता रहा, उसको अंदर तक नहीं बुलाया। ये है इनका दलित प्रेम, ये है शोषितों की आवाज़, शोषितों को आवाज़ देने वाले। बाद में कहते क्या है, इनके प्रवक्ता, कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता का बयान है कि राहुल गांधी जी ने उन्हें विभिन्न मंचों पे अपने बगल में जगह दिलाया, तो वो एक विधायक से ऊपर वाली इज्जत हमने उनको प्रदान कर दी, तो टिकट हम बाद में देखेंगे। तो ये दलितों के भावनाओं से खेलने का कहिए जो रीत रहा है, ये शुरू से है। और राहुल गांधी जी महज एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो मुद्दा अब गरमाया है ना, कि आखिर असली मुद्दा क्यों दब गया है इस जननायक के खेल में, जरा इसी पे बात करेंगे। आ रही हूँ आपके पास, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। तो बात यही है कि आखिर जननायक की लड़ाई कहां तक पहुंची है, बताइए प्रमोद जी। मैंने तो कई बार दो उद्बोधनों में मैंने तो साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया, हम लोग देखिए आज जो नहीं असली मुद्दों से आप लोग जो ध्यान भटका रहे हैं ना, मैं उस पर वापस लाना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान भटका रहे हैं। आज बिहार के लिए असली मुद्दे क्या है? बिहार के असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पलायन। ये बिहार के असली मुद्दे हैं, इन पर बात क्यों नहीं हो रही है? 3 करोड़ लोग दूसरे राज्य में। मीडिया नहीं कर रहा, आरजेडी तो कर रही है, कांग्रेस तो कर रही है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही? क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात नहीं हो रही? क्या जन कल्याण की बात नहीं हो रही? क्या वोटरों के अधिकार की बात नहीं हुई? क्या मतदाता के अधिकार की बात नहीं हुई? इन सारी चीजों की बात तो विपक्ष ही कर रहा है। आप देखिए बीजेपी के और जदयू के साथी किन बातों पे बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जननायक नहीं है, खलनायक है, ये वो नायक है, इनके पास ये परिवारवाद है। अरे ये परिवारवाद की बात क्या कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कौन है? वो परिवारवादी नहीं है। पीयूष गोयल कौन है? भाई जो बात निखिल जैन बोल रहे हैं, मैं जरा ये दिखा दूं आपको। ये मुद्दा मीडिया नहीं बना रही है, ये मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का ये हैंडल। पहला ट्वीट राहुल गांधी, कुछ दिनों पहले बिहार के युवा, उसके बाद बिहारी युवा राहुल गांधी, उसके बाद आ जाते हैं ये सारे पोस्टरबाजी जिसमें राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, फिर जननायक राहुल गांधी। पूरा का पूरा जो ये हैंडल है, इसमें बिहार का असली मुद्दा कहाँ चला गया? युवाओं से जब नेता, देश के नेता प्रतिपक्ष जब दिल्ली में बैठकर मिल रहे हैं, अरे दिल्ली में मिले, पटना में मिले, देश के युवाओं से मिल रहे हैं, देश की युवाओं की समस्या अगर समझ रहे हैं तो उसमें इतनी दिक्कत क्यों है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो फर्जी युवा किसके साथ है बताइए? नहीं हो रहा जी। देश के युवा क्या तेजस्वी के साथ है या राहुल गांधी के साथ है? मतलब नीतीश कुमार के साथ नहीं है क्या? युवा नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ है। ये बतलाने की जरूरत है। आप बिहार की सड़कों पे उतर कर देख लीजिए ना, लाखों की संख्या में अपने नेता का संबोधन सुनने के लिए बिहार की जनता उतर चुकी है और उसमें युवा वर्ग कितने उत्साहित हैं, ये बतलाने की जरूरत है क्या? 2 परिदृश्य बिहार के संदर्भ में बतलाना चाह रहा हूँ। यही राजधानी पटना में बिहार सरकार के मंत्री को खदेड़ा जाता है। नालंदा जो गृह जिला है वहां मंत्री को खदेड़ा जाता है। जब मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल किया कि ये सड़कें जर्जर क्यों है, तो मंत्री ने उस पत्रकार को न
सिर्फ गाली गलौज करने का काम किया, बल्कि उस पत्रकार को मारने पीटने का काम किया। और थाना में सुन लीजिए ना, इसके बाद इनसे जवाब ले लीजिएगा। एक लाइन में मैं खत्म, थोड़ा मौका बोलिए नहीं हो रहा, थोड़ा मौका उनको बोलिए। नहीं हो रहा जी, इस तरह नहीं होता ना। अरे भाई इस तरह नहीं होता है, बोलिए। नहीं हो रहा जी। ये जो बराबर सवाल उठता है पलायन और बेरोजगारी, जो आरजेडी के लोग हैं वो अध्ययन भी कर लें। जो जातीय सर्वे हुए बिहार में, उस सर्वे में टोटल 54 लाख माइग्रेट हुए हैं, पलायन नहीं। राज्यसभा में 2 करोड़ नहीं, मैं करेक्शन कर रहा हूँ 2 करोड़ 90 लाख, वहाँ ऑफिशियल डाटा है, 2 करोड़। अरे भाई उनको बोलने दीजिए, ऐसे नहीं होता है। नहीं हो रहा जी, बोलिए। आरजेडी के साथ दिक्कत यही है ना कि थोड़ी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, आप सही तथ्य रखिए ना, आलोचना की बात का है। आप सही तथ्य रखिए, डाटा जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप डाटा प्रस्तुत करिए। राज्यसभा में ये आया कि नहीं 2 करोड़ 90 लाख लोग दूसरे राज्य में पलायन कर गए। मैं कहा उसको 3 करोड़ बोल रहा हूँ, जो वहां से डाटा निर्गत है मैं उसी को कहने का काम कर रहा हूँ ना। आप बता दीजिए ना कि 11 वर्षों के डबल इंजन की सरकार और 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, एक रुई का कारखाना, एक सुई का कारखाना क्या बिहार में स्थापित करने का काम किए हैं? लोग हैं कि आप लोगों के सामने बोल ही नहीं पा रहे। देखिए बोलिए ना। करने वाले लोग हैं। मैंने ये कहा कि जो सर्वे हुआ बिहार में, उसमें 54 लाख माइग्रेट हुए, जिसमें उस शिक्षा के लिए भी लोग गए, यानी टोटल 45 लाख माइग्रेट हुए, पलायन नहीं हुए। पलायन उसे कहते हैं जो इनके काल में हुआ, भय से, रंगदारी से। नहीं तो कह दीजिए ना, कह दीजिए कि जो राज्यसभा में जो जवाब दिया गया उन्होंने गलत बोलने का काम किया, बोल दीजिए। नहीं आप बता दीजिए ना कि वहाँ से जो जवाब 2 करोड़ 90 लाख लोगों का पलायन का आया श्रम पोर्टल पर, आपके पास वो गलत है। हमारे राज्यसभा के सांसद ने ये सवाल उठाने का काम किया संजय यादव जी ने, और उस पर वो जवाब आया। क्या बात करते हैं? और पहले बोले होते तो मैं टोपी भी लेकर के आ गया होता। सुन लीजिए, मैं 2 करोड़ 90 लाख। अरे उसी जातीय गणना के आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया? आरजेडी का नहीं जवाब दीजिए ना, बिहार क्यों नहीं उसको शामिल किया अनुसूची में? ये जमात है इन लोगों का। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ डिबेट में जंगल राज जो है वो ज्यादा फैल रहा है। मैं ये बता दूं, देखिए ये अपराध की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, और ये बोल रहे हैं ना कि 20 वर्षों से या 25 वर्षों से राजद में है। यहीं पे अपहरण किए गए लोगों की अपहरण। एक मिनट, चारा चोर की पार्टी वाले चुप रहिए, चुप हो जाइए। पंजीकृत अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव की पार्टी चुप रही है। पोल खोलूंगा अभी। उसी एक अणे मार्ग में अपराध किया, अपहरण के लोगों की पकड़ छोड़ी जाती थी। यही लालू प्रसाद यादव अपहरणकर्ताओं से कहा करते थे, यही लालू प्रसाद यादव अपहरणकर्ताओं से करते थे कि बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत की है, कुछ उनको दे दीजिए और अपनी पकड़ उठा के ले जाइए। प्रदेश भूला नहीं है। शाम के 6 बजे के बाद छोड़िए, दिन के दहाड़े महिलाएं उठाई जाती थी। कौन भूला है चंपा विश्वास कांड यहाँ बिहार का? कौन भूल गया? कौन शिल्पी गौतम कांड भूल गया यहाँ का? कौन भूला? कहाँ गई आपकी हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव? दिन दहाड़े आईएएस की बीवी का लगातार बलात्कार करता रहा और उसको पार्टी से निकालना छोड़ दीजिए, उसको बकायदा छोड़ दिया गया। और ये चारा चोर पंजीकृत अपराधी लालू प्रसाद यादव जी के कहिए जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से निकले हुए आदमी आज जंगल आज फैला रहे हैं। और जब सच्चाई सुनने की बात आती है तो अपने कान ये जानबूझ के अराजक स्थिति इसलिए फैला रहे हैं ताकि इनकी सच्चाई बाहर न जा सके। आप लोगों ने इतना ज्यादा उस पर रायता फैला दिया। मुझे बताइए निखिल जैन 20 साल पहले बिहार आए थे कभी? तब तो आप मेरे ख्याल से एज आपकी बहुत कम होगी, लेकिन सुना तो होगा। सुना है, आज के जो वाक्य हैं वो भी बहुत सुनने में आते हैं। 20 साल पहले का बिहार, आप 6 बजे ऐसे खड़े होके महिलाएं निकल पाती थी, ये सुना है? देखिए मुझे तो नहीं पता, मैं तो 20 साल भी नहीं बिहार नहीं आया था।
20 साल पहले क्या हुआ था, क्या आज का वोटर उस पे वोट करेगा, या 2015 से क्या हो रहा है उस पे वोट करेगा, 25 के बाद क्या होगा क्या उस पे वोट करेगा। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है, जब भी आज की प्रेजेंट की बात करने लगो, कभी ये 20 साल पहले, कभी 60 साल पहले, कभी 150 साल पहले। अब ऐसे तो मैं इनसे बोलने लग जाऊं कि हिंदू महासभा जो इनकी पार्टी, इनके बड़े घनिष्ठ मित्र रहे हैं, वो तो जिन्ना के साथ बैठ के सरकार बनाते थे। मैं अगर ये बोलने लगूं कि किस तरीके से महिलाओं के जिन्ना के समय का सब पता है, लेकिन 20 साल पहले का बिहार नहीं पता। नहीं, 20 साल पहले का बिहार तो वो बता ही रहे हैं क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो देश की जनता, बिहार की जनता जानती है। मेरा सिर्फ मुद्दा इतना है कि अगर आज हम 2025 के चुनाव के वर्ष में ये बातें कर रहे हैं, तो हमें 2025 की बात करनी चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि आज क्यों पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। मान लीजिए 20 साल पहले बिहार में बहुत जंगल राज था, मान लीजिए, बीजेपी वालों को बहुत खुशी मिल जाएगी। आज नहीं है क्या? एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से क्या बिहार में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा हत्या, सबसे ज्यादा अपहरण नहीं हो रहा? क्या पटना की सड़कों पे लोगों को दौड़ा के गोलियां नहीं मारी जा रही? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एनसीआरबी का डेटा जो है वो पारदर्शी है। वो दौर भी देखा है बिहार में जब कहिए कि लोगों के कई अपराध के रिकॉर्ड थाने में नहीं दर्ज किए जाते थे, और थाने तक में कहिए बलात्कार पीड़िता का भी पुनः बलात्कार कर दिया जाता था इनकी कई राजद पोषित पुलिसों के द्वारा। और रही बात आगे कर रहे हैं, संगठित अपराध का समूल नाश किया जा चुका है। आज यहाँ पे कोई गैंग वॉर वाली सिचुएशन नहीं है। सैयद साहबुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, रीतलाल यादव 2 ऊपर जा चुके हैं और 1 अभी जेल के भीतर है। वही है उनका कोर कैडर, वही कोर कैडर है। और हमने वो मंच, हमें वो तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए जब शहाबुद्दीन के परिवार को कहिए पिछले लोकसभा चुनाव में दर की ठोकरें खाने को छोड़ा तेजस्वी यादव ने, और आज जब उनकी जरूरत आई है क्योंकि विधानसभा आ चुका है, उस दौर आप देखिएगा ये घूम घूम करके सजा याफ्ता कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता आदमी के बारे में ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। ये अपने मंच से अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करते हैं। बीच में ना बोले, वो फिर बोल नहीं पाते हैं। देखिए आप लोगों की उलझन में। फ्यूचर की बात तब करेंगे जब पहले से तुलना करेंगे। यदि आज हम कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास किया है, तो इसकी तुलना तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा। मैं 2 बात कहना चाहता हूं जो अपराध के बारे में चर्चा लोग कर रहे हैं। 2 घटना ऐसा जिक्र करना चाहता हूं। एक 1992 जब गया में सामूहिक हत्या हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू यादव जी ने कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, ये लाइन ऑर्डर समझ लीजिएगा। दूसरी घटना, ऐसे तो कई वाकयात हैं, लेकिन दूसरा, हिंदुस्तान में पहली बार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पत्र लिखता हो कि मेरे जान का खतरा है, अगर कुछ हमको हो जाए तो हमारे परिवार को कलकत्ता भेज दीजिए। इस देश में जहां डेमोक्रेसी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियरी को सुप्रीम ही माना जाता है, संविधान को ही माना जाता है, और उस न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश अगर जान की गुहार लगाए तो ये समझ लीजिए कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के काल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। जवाब दीजिए। आ जाइए, आपके पास माइक लगा हुआ है। ओके। अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आवास है 1 पोलो रोड, उसके बाहर जो है 4 राउंड गोलियां चलती हैं। अपराधी को बगल में सुन लीजिए ना, बगल में राजभवन है, बगल में एक जजेज क्वार्टर है, लेकिन अपराधी आज तक पकड़ाया नहीं गया, नहीं पकड़ा गया। यही गांधी मैदान के पास जो पौष इलाका है, वहां पर जो है बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है, और 2018 में उनके बेटी की भी हत्या कर दी जाती है। इन लोगों ने किस प्रकार का गोलियों की तड़तड़ाहट राजधानी पटना से लेकर के, अभी देखिए गया जी में एक बच्चे को 4 लड़का जो है गोली घेर करके मार दिया, तड़तड़ाहट। यहाँ हॉस्पिटल में 30-30 राउंड गोलियां घूस करके लोग मार रहे हैं। मतलब गोलियों की पहले जो जंगल राज की बात होती थी वो बेकार थी। जो बीजेपी स्लोगन दे रही है, एनडीए स्लोगन दे रही है, जंगल राज पार्ट 2 नहीं आने चाहिए। हाय 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 हाय, गरीबों के राज को ये लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं, लेकिन जो अभी महाजंगल राज है और राक्षस राज जो स्थापित है, उस पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। क्या जातिगत नरसंहार करते थे, जहाँ पे नवजात शिशुओं के कई नाक कान छेद करके उनको ऊपर पेड़ पे टांगा जाता था। ये गरीबों का था, ये गरीबों का शासन हुआ करता था। और किस गरीबी की बात करते हैं, यहीं से
ज्यादा दूर नहीं है वो चपरासी क्वार्टर जहां से लालू प्रसाद यादव जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था और फिर बाद में वहीं से सीएम हाउस चलाते थे, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय। क्या गरीबों का ऐसा सामाजिक न्याय किया कि आज अकूट संपत्ति के मालिक हैं? बिहार छोड़ दीजिए, बिहार का 1%, बिहार का चपरासी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति के पास बिहार की टोटल कुल जमा 1% जमीन कैसे है? जीने का अधिकार दिया। हाँ, बिल्कुल दिया एकदम। अपनी बातों को इसीलिए 20 साल से बाहर है, इसीलिए 20 साल से सत्ता से बाहर है, इसीलिए 20 साल से बाहर है, इसीलिए 20 साल, सिर्फ इसीलिए 20 साल से बाहर है सत्ता से, और 35 साल से कांग्रेस। इसीलिए अरे मुझे आपकी जानकारी कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई जानकारी नहीं, जानकारी आपका नस नस बिहार की जनता जानती है। जातिगत नरसंहार से लेकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म से लेकर, क्या वो आरोप गलत थे? उन पर तो केस भी चले ना प्रमोद जी। मैं कह रहा हूँ कि अभी जब एनसीआरबी का जो आंकड़ा 2022 तक की है आंकड़ा आया था, 300 से ज्यादा जो है 300% से ज्यादा जो है अपराध की घटनाएं घटी। अभी लेटेस्ट जो है 2023 का आंकड़ा आया है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जो है टॉप पर है। उस पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बिहार में ये मुद्दा है सबसे बड़ा जो इनके लिए है कि इस वक्त जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। मैं ये नहीं मानता कि अपराध पूर्ण रूप में बिहार में बंद हो गया। कोई राज्य के में भी ये नहीं मान सकता है कि राम राज हो गया, लेकिन सरकार की नीयत क्या है? जब भी अपराध होते हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े? अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, समय के हिसाब से अपराधी को फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। ये इनका नीति है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं? चाहे खेमका साहब की हत्या हुई हो, उमेश यादव पकड़े गए कि नहीं, चाहे पारस अस्पताल में हत्या हुआ, अपराधी पकड़े गए कि नहीं? 4 राउंड गोलियां चलाने वाले कहाँ पकड़े गए बताइए ना। उस पर आप लोगों ने क्या काम किया? अपराधियों के पक्ष में इस्तीफा दीजिए ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलिए गृह मंत्री के पद से त्याग पत्र यादव ने कहा। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, 1 मिनट, एक एक करके इसी सवाल पर जरा मुझे सबका जवाब अपनी अपनी बारी में चाहिए। पहले आप बताइए, रात के 2 बजे अटल पथ पर तेजस्वी यादव ब्रेक डांस और डांस करते हैं युवाओं के साथ, क्या वो आरजेडी के शासन काल में कर सकते थे रात के 2 बजे? पहले आप बताइए। हम लोग तो रात 2 बजे उस समय भी घूमते थे, कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थे। नहीं, आम जनता, मैं भी बिहार का एक नागरिक हूँ। अरे सर, आप कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से मैं तो देखता था ना। हम लोग यही के रहने वाले हैं ना, कोई बाहर किससे तो आए हुए नहीं है। उस समय भी जब ये लोग ये आरोप लगाते हैं 1990 से 2005 के दौर में, उस समय भी लोग जो है स्वतंत्र रूप से घूमने का काम करते थे। जी क्या था उस वक्त रात के 2:30 बजे? क्या हर आम लड़की सड़क पर स्कूटी चलाती हुई जा सकती थी? लालू यादव जो भी मेन इन ड्राइव डेली जाते हैं, प्रत्येक दिन जाते हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता तो लालू यादव जी तो विवादित नेता रहे हैं, समाज में द्वंद्व फैलाने वाले नेता रहे हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना में नहीं, ये गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमको बोलना पड़ता। जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का काम किए हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि विवादित नेता रहे हैं। मैं जानता हूँ पलट के जाने वाले पर कुछ नहीं बोलते हैं कि जब इच्छा करे जहाँ पलट के चले गए, गीदड़ भक्ति दिखला देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पलट के चले जाते हैं। आपकी बारी हो गई, अब उनको बोलने दीजिए। न्याय देने वाला लालू यादव रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। अरे अभी महागठबंधन की सरकार में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे कि लालू प्रसाद यादव भी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। मैं 3 वाक्य अपनी वाक्य में बताता हूँ, आप इससे निष्कर्ष निकालिएगा क्या क्या स्थिति थी। मेरा एक व्यक्ति मीठापुर, यही मीठापुर, बैंक में पैसा लेकर जा रहा था, उसको गोली मारा, स्पॉट डेथ हो गया। मेन अरे इस प्रकार का बात बोल रहे हैं, मात्र चंद सेकेंड में तनिष्क शोरूम से जो है करोड़ों रुपया की डकैती हो जाती है गहनों की, उस पर तो कुछ बोलते नहीं है। नहीं, उस पर शादी में क्या हुआ था? मैं निखिल जैन से पूछूंगी। बोलो भाई निखिल जैन, आपने भी सुना होगा रात के 2:30 बजे। अरे सर आप बोलिए ना फिर जल्दी से। नहीं तो वर्तमान थोड़ा बोल लीजिए ना। आप एक एक उदाहरण लेते हैं कि एक घटना घटी, एक घटना घटी। अरे नहीं, ये मुजफ्फरपुर जंगल राज फैला रही है। नहीं बात करना चाहती आरजेडी, मुद्दों पर बात करना चाहती है या नहीं? बलात्कार किए गए मुद्दों पर बात करनी है ना हमें, बिल्कुल तो करने दीजिए ना, वो जवाब दे रहे हैं उस बात का। बोलिए जल्दी। दूसरा वाक्य मैं ये कह रहा हूँ
कि पटना सिटी से मेरा ही आदमी आ रहा था, पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर गोली मार दिया। 2 वाकया। तीसरा घटना मैं कर रहा हूँ, यही एयरपुर पुल, मैं स्वयं 8 बजे रात में आ रहा था, मुझको घेरने का प्रयास किया। मैं 3 ही वाक्य बताऊंगा, अधिक नहीं बताऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आज लोग 12 बजे 1 बजे रात तक मेन इन ड्राइव पर लड़के अभी तो विधायक का पर्स अभी तो वायरल हो रहा था, विधायक का पर्स भी जैसे चोरी हो गया, एंजॉय मंत्री का जो है पर्स यही पटना में जैसे छीन लिया गया। क्या बात करते हैं, नहीं घूम पाते थे, तो आप तुलना कर लीजिए। नहीं घूम पाते थे और अब देखिए रात के 3 बजे भी तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा है तो इन्हें आनंद सिंह को क्यों सीट दिए, टिकट दिया? मैं पूछ रही हूँ क्या पहले ऐसा हो सकता था आरजेडी के काल में? मुझे नहीं पता, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं। तो पता करना चाहिए ना निखिल जैन, जब डिबेट में आते हैं तो सब पता करके आना चाहिए। सब पता करके आते हैं तो मैं तो सब पता करके आया हूँ कि आज के आंकड़े क्या हैं। देखिए 20 साल पहले पर बात नहीं होगी, न्यूज डिबेट आज का युवा इस पर चर्चा करेगा या नहीं करेगा? रीमा जी मैं न्यूज डिबेट पे आया ना, हिस्ट्री डिस्कशन पे तो नहीं आया कि 20 हिस्ट्री नहीं है, ये फैक्ट है। नहीं फैक्ट होगा नहीं होगा, 20 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ, 80 साल पहले क्या हुआ, क्या आज की बिहार की जनता और युवा को वो जरूरी है, या 2025 में क्या हो रहा है वो जरूरी है? किस तरीके से आनंद मोहन के बेटे को ये लोग टिकट देते हैं, आनंद सिंह को खुद को टिकट देते हैं। बाहुबलियों की अगर मैं लिस्ट पढ़ूं जिनको बीजेपी और जेडीयू ने टिकट दी है, आनंद सिंह, ये कौन है, कुमारी अनीता, उसके बाद दीपू सिंह रनावत, लिस्ट इतनी लंबी है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, नोट नहीं कर पा रहा हूँ। बिहार के युवाओं के साथ मैंने भी एक डिबेट की थी और बिहार के युवा इस पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके परिवार के लोग इस बात को बताते हैं कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति क्या थी। बोलिए मयंक जी, पहले और अब में क्या फर्क? देखिए, सबसे पहले मैंने राजद के साथी को सुना जो ये कह रहे हैं अपराध की स्थिति, कम से कम मुख्यमंत्री आवास में अपहरण की पकड़, छोड़ने और लेन देन की प्रक्रिया तो नहीं हो रही है ना बिहार में, जो उस दौर में होता था। 1 मिनट फिर चुप हो जाओ भाई साहब। और दूसरा ये कह रहे हैं लाल, एक मिनट रीमा जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का नाम सही से लीजिए, कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का नाम सही से, मैं ले रहा हूं सही से, पंजीकृत अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता मुजरिम है, उनके दौर में जो सामाजिक न्याय का ढकोसला करके आए थे यहाँ पे सरकार में और चपरासी क्वार्टर से अरबों खरबों की संपत्ति बनाने वाले और सब परिवार बेल पर रिहा चारा चोर लालू प्रसाद यादव के परिवार के दौर में जब बच्चियां उठा लिया जाती, मैडम ये विधानसभा से आपको उठा लिया जाता, इस समय ये दौर था, हम लोग उस दौर को हमने झेला, हम लोगों को पलायन करना पड़ा जान बचाने के लिए। वो दौर का पलायन जान बचाने का होता था, उनको पलायन करना पड़ा, वो दौर था जान बचाने का, जान बचाने को लेके पलायन था। बाकी उस पलायन, अरे भैया झूठ और फ्रेम की खेबी। साधु यादव कौन थे? इनके साले थे। अरे ये माई बाप की बात करते हैं, इनके नेता बोलते हैं मैं माई बाप की पार्टी है, तो मामा जी का इतिहास कौन याद दिलाएगा? इनके मामा जी जो कहिए साले साहब हुआ करते थे और जिनके जो बेसिकली मेन सरकार चलाते थे, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पशुओं का चारा खाने के लिए जब जेल गए थे और बहन राबड़ी देवी जी जब थी, अरे भैया पंजीकृत अपराधी। और एक और बात बता दूं मैडम, आज लालू प्रसाद यादव जी की ये स्थिति क्यों हो रखी है जेल में? इनके साथी कांग्रेस ने इनका मार्ग प्रशस्त किया जेल भेजने का। राहुल गांधी ने 2013 में अध्यादेश फाड़ा है और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव जी का कहिए राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। और रही बात यहाँ बिहार की हम करें तो विगत 35 वर्षों से लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक ऑक्सीजन और उनकी बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस यहाँ पिछलग्गू से ऊपर कुछ और है नहीं। और रही बात उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, अरे आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपका मेरा परिवारवाद नहीं है। अब 2 बातें उन्होंने कही है, एक कि अगर मैं आपके राज में शाम को 6 बजे शो करती तो शायद मुझे उठवा लेते। Exactly. और दूसरा उनका कहना है कि उनको अपनी जान बचाने के लिए सबको बिहार से पलायन करना पड़ा। अब इसका जवाब दीजिए। न्यूज के आज जो है डीडी न्यूज से है और डीडी न्यूज उस समय भी था, ऐसा नहीं है कि डीडी न्यूज जैसे आज का कोई है, उस समय भी था 1990 से 2005 के बीच में। और लगातार डिबेट, मैं तो उस समय कई ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट किया है जिसमें अंजना, अब नाम हम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यही विधानसभा वो परिसर हुआ करता था। तो ये लोग इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं, वर्तमान सरकार पर कुछ बोलते नहीं है। आप बोलिए ना, अभी हाल के दिनों में मैं इतनी घटनाएं गिना दूंगा ना कि 1 घंटा का डिबेट कम पड़ जाएगा। शासनकाल में सुरक्षित था बिहार, बिल्कुल सुरक्षित था, सामाजिक न्याय का दौर था, नहीं। समाज के उन वंचित लोगों को हम लोगों ने आगे लाने का काम किया। परिस्थितियां बहुत भयावह था 15 वर्ष तक। और मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के तमाम जो उस राज को देखा है और उस राज की कहानी सुना है, तमाम लोग कहते हैं
कि इतनी भयावह स्थितियां थी कि बच्चे को स्कूल भेजना लोगों ने बंद कर दिया। मैं अपने बच्चा को बाहर भेज दिया डर से, तीनों बच्चा को। आज मेरा बच्चा सब डॉक्टर बन गया बाहर जाने के बाद। नहीं, हम लोग भी कॉलेज में पढ़े, हमारे बाल बच्चे भी पढ़ रहे थे, ऐसा थोड़े है कि नहीं। मतलब ये तो पॉइंट है ना, आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पर कौन हमला करेगा, ये बताइए। पकड़ लेते हैं। अरे 5,000 रुपए के लिए मैडम अपहरण होता था शिक्षकों का। 5,000 रुपए के लिए ग्रामीण शिक्षक उठाए जाते थे और अपहरण की रकम जो है एक अणे मांग जाती थी। 5,000 रुपए के लिए महज 3 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध की जो घटनाएं घट रही है आपके शासनकाल में, थोड़ी सी लज्जा या शर्म आती है क्या? आपके दर्शकों के सामने एक पान के लिए हत्या हो जाती थी, बोल रहे हैं। जो भी होता था आपके दर्शकों के सामने है। 53 मिनट की डिबेट में अभी तक क्या जदयू के या भाजपा के साथियों ने बताया कि वो बिहार की जनता के लिए क्या करने वाले हैं? आप बताओ, सोशल का मेजर है? आप बताओ। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाएगी, उसमें बताएगी किस तरीके से। तो आज उस पर बात नहीं करने की? नहीं, इनकी सारी बात कहाँ पर है? ये सरकार में है क्या? इन्होंने अपनी सरकार, अभी तो उनका मैनिफेस्टो भी नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया उनका। तो और वो कैसे बता दें अभी, जब तक 20 साल की सरकार है क्या? 20 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाई, सारी कॉन्वर्सेशन, सारी बात जंगल राज, ये उठाते थे, वो उठाते थे, इसका अपहरण होता था, आपका अपहरण हो जाता। मुद्दा नहीं है आपके लिए? अरे उस समय ये खुद उससे सत्ता में थे, कांग्रेस साथ में थी। 2025 में बिहार कांग्रेस बराबर के हिस्सेदार है, उस वक्त सरकार में थी उनके साथ। यहाँ पर आज सबसे ज्यादा बलात्कार नहीं होते इस प्रदेश में क्या? नहीं होते। पटना की सड़कों पे लोगों को दौड़ा दौड़ा के गोलियां। कब से हो निखिल जैन, मुझे फाइनल बताओ, आप कब से आए हो बिहार? 1.5 महीना हो गया। आपने यहाँ पे कोई ऐसी सड़कों पर देखा है, ऐसा मारकाट मची हुई है, उठाया जा रहा है, अपहरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देखा आपने अपनी आंख से? मैंने तो 2005 में भी अपहरण। आज देखा आपने, कहा आज की बात करेंगे, अब आज का बताओ। मरीन ड्राइव पर घूमे या नहीं? टाइम ही नहीं मिला। क्या करते रहते? काम करते। काम में यही तो काम है कि जनता के बीच जाके देखो कि चल क्या रहा है। रीमा जी, बात यह है कि देखो, निखिल जैन ने डक कर दिया मुद्दा, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे कि एनडीए ने अपने सबसे बड़े मुद्दों में से एक बनाया, वो है जंगल राज। और जब भी जंगल राज की बात चलेगी या फिर कानून व्यवस्था की बात चलेगी, इस पर डिबेट इसी तरह गर्मा गर्म होगी। लेकिन जाहिर तौर पर इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में महागठबंधन की तरफ से उनका मैनिफेस्टो आ रहा है और जल्दी ही सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है शायद 30 तारीख को या 31 तारीख को एनडीए की तरफ से भी मैनिफेस्टो आएगा। तब ये भी पिटारे में से खुलेगा कि आखिर किसके वादों में ज्यादा दम है और जनता किसके साथ है। चलिए, 5 की पंचायत में आज बिहार से, पटना से इतना ही। कल फिर इसी जगह से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।